हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो इस वक्त पूरी दुनिया का बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है। मेरा आज का टॉपिक है रशिया और यूक्रेन में ये जो वॉर पिछले 4 रोज़ से छिड़ी हुई है, आखिर इसका सबब क्या है। इस हर चीज़ का एक सबब होता है, तो इस वॉर का भी कोई ना कोई सबब होगा। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए हमें 2014 में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी जो बुनियाद झगड़े की जो रखी गई थी, इस वॉर की 2014 में रखी गई थी, और उसका यूक्रेन का जो कहना था, उसकी जो डिमांड थी, वो चाहता था कि मैं वीटो का मेंबर बन जाऊं, और ये बात रशिया को पसंद नहीं थी। रशिया कब चाहेगा कि मेरा बिल्कुल जिससे मेरा बॉर्डर मिला है, जो मेरा पड़ोसी है, पहले रशियाई का हिस्सा होता था यूक्रेन, 91 में जब अलग हो गया था, रशिया के टुकड़े हो गए थे, तो उस वक्त बहुत सारी कंट्रीज छोटे छोटे अलग हो गए थे। तो उसमें यूक्रेन का हमेशा से अमेरिका और यूरोप से ये कहना था, और वो उनको बाकायदा इंसिस्ट करता था कि मुझे वीटो पावर दे दी जाए, जिसके रशिया हमेशा ख़िलाफ़ था। मेन जो झगड़े का सबब है वो ये है, लेकिन इस पर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं कि इस वॉर का पूरी दुनिया पे इकोनॉमिकली क्या फ़र्क पड़ रहा है, आज का जो टॉपिक है वो ये है। देखिए, ये जो वॉर हो रही है, इसका असर न सिर्फ हिंदुस्तान हमारे मुल्क में हो रहा है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका असर हो रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यूक्रेन और रशिया में मौजूद थे, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। अब कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ राज़ी नहीं है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं लॉसेस की, अब से सिर्फ चंद रोज़ पहले 14 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ एक दिन में हुआ था। और ये ख़बर फोर्ब्स मैगज़ीन है ये उसकी ख़बर है, और जो अमेरिका से, ख़ास तौर से न्यूयॉर्क से शाया होता है, और बिज़नेस के एंगल से फोर्ब्स मैगज़ीन नंबर 1 माना जाता है। उसकी जो रिपोर्ट होती है वो बहुत ही मज़बूत मानी जाती है, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ वो बात करता है। तो ये आंकड़े जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये आंकड़े अमेरिका की मैगज़ीन के दिए हुए हैं। वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। फोर्ब्स मैगज़ीन को जो न्यूयॉर्क में 1917 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो इसकी रेपुटेशन बिज़नेस की दुनिया में बहुत ऊंची है और इसका बड़ा मकाम है। अगर हम इंटरनेशनल बिज़नेस टाइकून्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा एलन मस्क जो हैं, वो बहुत बड़े एक बिज़नेस टाइकून हैं, जिनकी पैदाइश साउथ अफ्रीका की है, और जिनके पास एक ही वक्त में 3 कंट्रीज़ की सिटीज़नशिप है। साउथ अफ्रीका की भी है, कनाडा की भी है, और यूएसए की भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत होंगे। तकरीबन 22 या 23 बिलियन की वर्थ है उनकी। तो उनको एक दिन में 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ था। अब अगर हम उसमें, और फिर बहुत सारे बिल गेट्स भी हैं और बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हैं, लेकिन ये सबसे नंबर 1 पे हैं। इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत मोटा नुकसान हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की, जैसे मुकेश अंबानी हैं, अडानी हैं। मुकेश अंबानी को अप्रॉक्सीमेटली 21,000 करोड़ का लॉस था, और अडानी को 10,000 करोड़ का था, इंफोसिस वगैरह को 7,000 करोड़ का था। ऐसी बहुत लंबी एक लाइन है, एक लिस्ट है बहुत लंबी। इनको सबको तकरीबन 5,000 करोड़ से कम तो मैंने कोई देखा नहीं जिनको नुकसान ना हो। ये पर डे का नुकसान है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये वॉर अगर इतनी लंबी छिड़ी रहती है, क्योंकि आपको याद होगा जब अमेरिका और इराक़ की वॉर हुई थी, तो 40 डेज़ तो मेरे बहुत अच्छी तरह याद है, 40 दिन तक वो चलती रही थी। तो अगर ये चलती रही, तो इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैं उस पर रोशनी डालता हूँ, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए,
अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया पेट्रोल में क्रूड ऑयल का जो सप्लायर है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, और यूरोप में 33% अकेला रशिया पेट्रोल सप्लाई करता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हालांकि दूसरे और कंट्रीज़ भी है, ईरान भी है, गल्फ़ भी है जो पेट्रोल सप्लाई करता है वहाँ, लेकिन हम बात फ़िलहाल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं रशिया की। इसके अलावा अब अगर यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन भी हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं रशिया से प्लस यूक्रेन से। जैसे हम यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल परचेज़ करते हैं जिसकी कैपेसिटी आप सुनेंगे तो बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे। तकरीबन 3 लाख टन पर ईयर हम यूक्रेन से ऑयल मंगवाते हैं। आप उसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो फिगर उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बड़ी फिगर बनती है, वो सब डिस्टर्ब हो गई है। दूसरा, रशिया की बात अगर करते हैं तो रशिया से हम 2-3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र भी हमारे पास आता है वहाँ से, और प्रेशस मेटल की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली लोगों के दिमाग में गोल्ड ही प्रेशस मेटल में शुमार करते हैं, तो लेकिन प्रेशस मेटल में गोल्ड के अलावा और इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं, जैसे प्लेटिनम एक मेटल होती है जिसकी ज्वेलरी बनती है, और इससे भी ज़्यादा महंगी एक मेटल होती है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, जिसे पैलेडियम कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा कैटेलिटिक कन्वर्टर जो होते हैं, जो कारों में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ साइलेंस है, जहाँ से धुआं रिलीज़ होता है बाहर, ये उस धुएं को कन्वर्ट करता है, इसका ये रोल होता है। और ये जो मेटल है 72,000 रुपये की 10 ग्राम है, 1 तोला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गोल्ड हमेशा से जो चला आ रहा है पिछले कई साल से 50,000 रुपये तोला आ रहा है, तो ये 72,000 रुपये का 1 तोला मिलता है। इसका इस्तेमाल मैक्सिमम कारों में होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हम रशिया से लेते हैं, रशिया से आते हैं। रशिया में ये मेटल एक उसकी नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ ये प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से ये मेटल हम लेते हैं। तो बहुत सारी हमारे कारोबार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूक्रेन की अगर बात करते हैं तो यूक्रेन हमसे मेडिसिन्स लेता है। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं हमारी मेडिसिन की, जैसे रेनबैक्सी है, डॉक्टर रेड्डी करके एक कंपनी है, इनके ऑफिसेज़ वहाँ पर यूक्रेन में हैं। सब लोग डिस्टर्ब हो गए, इकनॉमी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। सब लोगों ने, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं, वहाँ कोई इन्वेस्ट करने के लिए अब फ़िलहाल रेडी नहीं है। और इसके अलावा दूसरा, बॉम्बे एक्सेस की बात अगर हम करते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं, तो बिल्कुल डाउन हो गया है। उसमें एकदम एक ही नाइट में 30% का उछाल आया था, यानी कि 30% डाउन चला गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही दिन में, जिस दिन वॉर स्टार्ट हुई थी, उस दिन 30% का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त फिगर बैठती है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो एक कॉमन मैन पे पड़ता है। कॉमन मैन हर तरह से पिस जाता है, क्योंकि जब किसी कंट्री में वॉर होती है तो उसके असरात जो हैं वो फ़ौरन महसूस नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने शुरू हो जाते हैं। जो अलग अलग जिन चीज़ों की प्रोडक्शन होती है वो स्लो होती चली जाती है, पीछे से मटेरियल नहीं आता, रॉ मटेरियल नहीं आता है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, तो रेट बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वॉर की वजह से हमेशा डिस्टर्ब हो जाती हैं, और उसमें फिर जो दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, अपना इन्वेस्टमेंट रोक लेते हैं। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि रशिया किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी प्रेस्टीज इशू का सवाल है। यूक्रेन उसके सामने फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं है हर एतबार से, तो वो यूक्रेन से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। लेकिन हालांकि उसका नतीजा ये हो रहा है कि रशिया के उसके अपने सिटीजन्स प्रोटेस्ट करने लगे हैं, और यूरोप और अमेरिका ने उस पर कारोबारी बहुत पाबंदियाँ लगा दी है, बहुत ज़्यादा। उसको जो ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होता है वो सारा उन्होंने रोक दिया है, सीज कर दिया है वो सब। तो इससे रशिया को बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, रशिया का एक
ज़माने तक, एक बहुत लंबे अरसे तक अफ़गानिस्तान से वॉर हुई थी, जिसमें रशिया को मुंह की खानी पड़ी थी। अफ़गानिस्तान तो पहले से छोटा सा मुल्क है और बहुत इस्टेब्लिश नहीं था, बहुत गरीब मुल्क है। उसके बावजूद भी रशिया उसको हरा नहीं सका था और डिफीट हुई थी रशिया की बहुत ज़बरदस्त, और उसकी वजह से उसकी इकनॉमी बिल्कुल टूट गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसलिए ज़्यादा वक्त तक यूक्रेन की वो जंग वो बहुत दिनों तक रोक नहीं सकता, क्योंकि इंटरनली फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि ये वॉर जल्द से जल्द रुक जाए। और सबसे एक नेगेटिव हमारे लिए तो ये बात बहुत ही नेगेटिव है कि हमारे स्टूडेंट्स हिंदुस्तान के तकरीबन 25 से 30,000 वहाँ स्टकअप हो गए हैं और उनकी वीडियोस रेगुलर आ रही हैं। उनको देख के बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिल दुखता है, लेकिन किया क्या जा सकता है अलावा इसके कि उनके लिए दुआ कर सकते हैं हम और आप सब मिलके। ये काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि उनके लिए जल्द से जल्द एड भेजी जाए, जो भी सूरत बने वो जल्द से जल्द उन बच्चों को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि जिस जगह वो स्टकअप हुए हैं, जहाँ पर वो एक तरीक़े से कैद हैं, वहाँ से उनका बॉर्डर 800 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से 800 किलोमीटर की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो तो आसानी से तय नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे लिए तो सबसे बड़ी दुश्वारी और परेशानी की बात ये भी है। और रही इकनॉमी की, तो मैंने जैसे आपसे अभी अर्ज़ किया है कि इसका जो ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा ताल्लुक़ इसका इकनॉमी से है। अगर यही सूरत हाल रही, इसी तरीके से जंग जारी रही और दोनों कंट्री पीछे हटने को तैयार ना हुए, तो उनका तो नुकसान हो ही रहा है। उनका नुकसान तो कोई पूरा नहीं कर सकता। उनका तो जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है, दोनों तरह से उनकी तो परेशानी है। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हमारे ऊपर इस तमाम तर चीज़ों का असर पड़ने वाला है। हम पहले कोरोना से जूझ रहे थे, उसके बाद फिर जीएसटी, फिर नोटबंदी, बहुत सारी चीज़ें रही, और अब ये वॉर खड़ी हो गई तो और हालत ख़राब हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको कोई तरीक़ा नहीं है कि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बहरहाल ये जो चंद चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, अगर वो रेगुलर इस तरीके से शैटर्ड होता रहा तो उसका नुकसान चंद रोज़ में हर आदमी को महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे जो अच्छा तरीक़ा है, उम्दा तरीक़ा है, वो ये है कि कुछ कंट्रीज़ मिलके आपस में कोई ऐसी सूरत निकाले, कॉम्प्रोमाइज़ पर तैयार हो जाए, ताकि इसका असर पूरी दुनिया पर ना पड़े। वरना पहले ही दुनिया फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टाइट है, कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं कोरोना को, तो हर आदमी कंप्लेन करता है, हर कंट्री ये शिकायत करता है। तो इसलिए कोई सूरत ऐसी निकल जाए कि ये जंग जल्द से जल्द रुक जाए, विदिन 1 और 2 और 3 डेज़ में रुक जाए, तो फिर हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते चले जाएंगे। वरना कई लाख करोड़ रुपए का लॉस पर डे होगा, हो रहा है और होता चला जाएगा। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें थी, और ख़ास तौर से मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स की हमेशा बात करता हूँ, उन्हीं को पढ़ाता हूँ, तो उन्हीं की बात करता हूँ। इसमें बहुत सारी, हमेशा आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड अक्सर यूपीएससी में और पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वॉर को हमेशा जब होती है तो उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको नोट करते रहना चाहिए, पेपर पढ़ते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें उससे पूछ ली जाती है। तो इसलिए मैं आप तमाम तर लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर से जो एक ग्रुप है हमारा स्टूडेंट्स का, वो ज़रूर ये तमाम चीज़ें नोट करते रहें, लिखते रहें, और न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें, और अपने अपने तरीक़े से ये दुआ करें कि जल्द से जल्द ये वॉर ख़त्म हो जाए और दुनिया सुकून से अपने अपने कामों पर लग जाए। तो चलिए बस आज इतना ही, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।